कोरोना से इस वक्त चीन में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो पाकिस्तान में भी कहर बरपा सकता है, क्योंकि चीन से जिस तरह से पूरा ओपन बॉर्डर्स हैं और जिस तरह से वहां से पूरा आवाजाही जो है लोगों की फ्री हो रही है, तो उसको लेकर और वहां पर वैक्सीन जो है वो भी चीन की लगी है। ये तमाम सवाल तो उठ रहे हैं। और क्या कोरोना की लहर अगले 30 दिन में हिंदुस्तान में आ जाएगी, और क्या बूस्टर डोज जो है वो इस कोरोना की नई वेव पर कोई काम नहीं करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ अमेरिका से इस वक्त जुड़ रहे हैं, डॉक्टर बेग हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बेग, सबसे पहले तो मैं आपसे पाकिस्तान के हालात जानना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार हम सुन रहे हैं कि चाइना की वैक्सीन ली थी, चाइना से वहां पर ट्रैवल जो है वो एट ईज है। ऐसे में पाकिस्तान अगला टारगेट हो सकता है इस वायरस का कहर बरपाने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से कोविड के स्ट्रेन फैल रहे हैं। लेकिन लकीली अभी हमारे यहाँ जो BF7 नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, वो ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ है। पुराने केसेस ज़रूर चल रहे हैं जो इलाके में एंडेमिक हैं, लेकिन नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायरुलेंट है, जिसका आपने पढ़ा भी होगा कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। चूंकि ये 10 से 18 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है, इस वायरस की ये तेजी है। लेकिन अभी हमारे यहाँ ये ऑफिशियल फिगर अवेलेबल नहीं है कि क्या ये नया वेरिएंट हमारे यहाँ आया है, लेकिन इट कैन स्प्रेड एनी टाइम। डॉक्टर गोडसे, क्या आपको लगता है कि हम लोग लगातार इस तरह के बयानात आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो हैं बूस्टर लीजिए, बूस्टर लीजिए, बूस्टर ही बचाएंगे इस वायरस से। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, बूस्टर बहुत ज्यादा मदद नहीं करेंगे। तो आपकी क्या ओपिनियन है बूस्टर्स को लेकर? बूस्टर्स, अगर आपने 2 डोज लिए हैं कोविशील्ड के, तो अभी कोविशील्ड का तीसरा डोज लेके आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आपको नहीं बचाएगा ये नए वेरिएंट से, और वैसा बचने की जरूरत ही नहीं है। ये मामूली वेरिएंट है। ये इंडिया में तीसरी लहर नहीं आ रही है। मैं लिख के देता हूँ, कह दिया ना, बस कह दिया, इंडिया में तीसरी लहर नहीं आ रही है। अगर आपने 2 कोवैक्सीन के डोज लिए हैं, तो तीसरा कोवैक्सीन का डोज लेके आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस बूस्टर से आपको कुछ हेल्प नहीं है। जनरल पॉपुलेशन को भी अभी बूस्टर से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हाई रिस्क बंदे हैं उनके लिए जो नेजल वैक्सीन आई है, लेकिन वो नेजल वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होता है और उसका इफेक्ट भी कुछ हफ्तों तक ही रहता है। तो मुझे पता नहीं अभी बूस्टर से फर्क लगेगा कि नहीं, लेकिन मैं क्विकली कहूँगा, डॉक्टर बेग अभी कह रहे थे कि 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, कि BF7 का R वैल्यू 18 है। वो मेरे ख्याल से गलत है। वो पॉपुलेशन में भी देखना चाहिए कि क्या पॉपुलेशन में उसका 18 है। चाइना में अगर 18 है तो भारत और पाकिस्तान में 5 भी हो सकता है। कोई साउथ अफ्रीका बैट्समैन है और उसका पूछते हैं आपका एवरेज क्या है, वो बोलता है 100। किसके अगेंस्ट? केन्या और UAE। उसका शहनशाह अफरीदी और बुमराह के अगेंस्ट एवरेज देखो ना। तो भारत में इतना और पाकिस्तान में भी इतनी नैसर्गिक इम्यूनिटी आ चुकी है कि ये BF7 का R वैल्यू भी कम होगा। सिर्फ हाई रिस्क लोग अस्पताल जा सकते हैं, सिर्फ उनको बचाना है। अगर वो बचाया तो कोई लहर वगैरह नहीं आएगी। बाकी कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, जैसा चालू है वैसा चालू रखो। जी डॉक्टर बेग, इस तरह की भी खबरें हम तक पहुंच रही हैं। हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात आपसे ज़्यादा बेहतर समझना चाहेंगे। पाकिस्तान की मीडिया में ही, पाकिस्तान की टीवी चैनल्स में ही ये खबरें आ रही हैं कि रोज़ाना की जो टेस्टिंग है उनके नंबर्स बहुत कम हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी शंका जताई जा रही है कि चाइना की वैक्सीन चाइना में नाकाम रही, तो पाकिस्तान ने भी वही वैक्सीन ली है, तो पाकिस्तान में भी वो वैक्सीन नाकाम रहेगी। देखिए, ये तो कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन मैं तो अपने फील्ड की और टेक्निकल बातें और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा। चाइना की वैक्सीन नाकाम नहीं रही, लेकिन चूंकि कुछ अफराद ने, जैसे सऊदी अरब में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहां पर भी जो अमेरिका की वैक्सीन भी हैं, वो लेने के वाले भी बाद में इन्फेक्शन का शिकार हुए। इसलिए ये कहना कि वैक्सीन नाकाम है, ये मैं नहीं कहूंगा बीइंग ए क्लिनिशियन। ये जरूर है कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन ली ही नहीं। हमारे जानने वालों में, मेरे कुछ मरीजों में ये एक टैबू था कि वैक्सीन नहीं लेनी। तो जो वैक्सीन नहीं लेगा वो तो एक कैरियर है, खुद भी बीमार होगा, दूसरों को भी करेगा। लिहाजा वैक्सीन के नाकाम होने के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वैक्सीन की मुख्तलिफ पेनिट्रेशन थी। जो अमेरिका वाली थी उसकी ज्यादा पेनिट्रेशन थी, चाइना वाले की कम पेनिट्रेशन थी। ले भी ये भी वो क्लिनिकली साबित नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस में देखा गया सिर्फ। चलिए जी डॉक्टर हाँ। गोडसे, आपका ओपिनियन क्या है? यहाँ पर डॉक्टर बेग कह रहे देखो, हैं कि चीन के अंदर वैक्सीन नाकाम नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैक्सीन में कोई खराबी नहीं है। क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं?
सही है, सही भी है और गलत भी है। देखो, चाइना के दो मेन वैक्सीन थे। चाइना ने तो वैसे वैक्सीन काफी बनाए थे। एक तो उनका वैक्सीन मई 2022 में ही आया था, साला वायरस के पहले ही वैक्सीन आया, कैंसिनो बायो। लेकिन चाइना के जो दो मेन वैक्सीन थे वो थे साइनोवैक, जिसको कोरोना वैक बोलते हैं, और साइनोफार्म। तो उनका एक चिले में स्टडी हुआ था और ब्राजील में स्टडी हुआ था। तो ब्राजील में उसका एफिकेसी आया था 49.5%, और वो टाइम फाइजर चल रहा था 95 पे। तो लोग डर गए कि क्या अभी ये चाइना का वैक्सीन का पोटेंसी कम है। लेकिन चिले में 14 लाख लोगों में स्टडी किया तो हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट चाइना का वैक्सीन का एफिकेसी था 84 to 85%। तो सीरियस डिसीज से सब वैक्सीन आपको बचाते हैं। चाइना का वैक्सीन का प्रॉब्लम इतना ही है कि मानो कोविशील्ड कोवैक्सीन लिया, कोवैक्सीन का तो अभी इतना पता नहीं, लेकिन कोविशील्ड जो बुजुर्गों में सीरियस डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है वो अभी फाइजर से भी आगे निकल गया है। जल्दी स्टडीज आएंगे तो कोविशील्ड का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होता है सीरियस डिसीज के अगेंस्ट। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें चाइनीज वैक्सीन का सीरियस डिसीज से प्रोटेक्शन 10 से 15% कम है। 10-15%, ज्यादा कम नहीं है। फिर भी 70-80% लोगों को बचाएगा, लेकिन 10-15% से कम है। इसलिए चाइना में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और मेरे कई चाइनीज दोस्त भी है, जो चाइनीज बुजुर्ग है, कई लोगों ने, एफ्लुएंट लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेट लिया था, वैक्सीन लिए ही नहीं थे। वो प्रॉब्लम है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन जो अपने भारतीय मूल के लोग हैं, पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, आखाती देशों में रहते हैं, वो मायूस ना हो। अगर आपने चाइनीज वैक्सीन भी ले है तो आपको सीरियस डिसीज से प्रोटेक्शन है। और ये जो सब लोग हैं भारत के सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, उन सब लोगों को शायद ओमिक्रॉन भी हो चुका है। तो दो चाइनीज वैक्सीन प्लस ओमिक्रॉन मतलब अच्छा प्रोटेक्शन है। सीरियस डिसीज से प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई लहर नहीं आ रही है। चलिए, तो पाकिस्तान में भी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी काफी अच्छी है। डॉक्टर बेग, क्या दवाइयों की शॉर्टेज, वैक्सीन की शॉर्टेज, टेस्टिंग किट की शॉर्टेज, ऐसी कोई स्थिति पाकिस्तान में, नहीं, या ऐसा ये सिर्फ बिल्कुल नहीं विपक्ष है के ये। आरोप होते हैं सरकार के खिलाफ? जी हाँ, ये कुछ रूमर्स ही हैं, क्योंकि पहले जब स्टार्ट हुआ, जब इसकी पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, उस दौरान ज़रूर सुनने को मिला, क्योंकि आफ्टर ऑल इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना एक लो रिसोर्स कंट्री के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन भी सपोर्ट आई, वैक्सीन्स आ गईं, चाइना के जैसे डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया, फिर मिडल ईस्ट से भी सप्लाइज़ गईं, अमेरिका से भी आईं। इन चीज़ों की मौजूदगी के बाद से वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक अप्रोच की शॉर्टेज ज़रूर है, एक प्लानिंग की शॉर्टेज ज़रूर है कि किस तरह ऐसे लोगों को आप इम्यूनाइज़ नेटवर्क में लेकर आएँ जो करवाना नहीं चाहते। जैसे चाइना के बुज़ुर्ग का ज़िक्र किया, डेफ़िनिटली हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ, लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं की। वैक्सीन इज़ देयर, लेकिन पीपल की विल और ये कहना कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगा, ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। वैक्सीन हेजिटेंसी ज्यादा थी आप कह रहे हैं पाकिस्तान में, खासतौर से बुजुर्गों के बीच में। डॉक्टर गोडसे, एक सवाल मेरा जो है, अभी कहा जा रहा है कि चाइना ने ना अपने हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद का तो घर संभल नहीं रहा है, खुद लोग मर रहे हैं, खुद मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, तो अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पूरी दुनिया में आफत मचाते हैं। ट्रैवल खोल दिया, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, सब कुछ फ्री फॉर ऑल है, और लोगों का कहना है कि जिनपिंग ने अपने चाइनीज लोगों को एक चलता फिरता कोरोना बम बना दिया है। डू यू एग्री विद इट? इतना नहीं एग्री करता, क्योंकि चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शन खोले हैं खुद के खोले हैं। वो दूसरों के रिस्ट्रिक्शन कैसे खोल सकते हैं? अभी इटली ने वो जो मिलान में प्लेन गया, वो मिलान में प्लेन गया, उसमें जो आधे टूरिस्ट थे उनको कोविड था। तो इटली ने बोल दिया यूरोपियन यूनियन को कि आप चाइना पे पाबंदी ला दो, नहीं तो क्या पेरिस में बंदा जा सकता है, और पेरिस से रोम जब आएगा तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या बर्लिन से रोम आएगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने ना कह दिया। वो होशियार लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन है, नेचुरल डिसीज है, इम्यूनिटी है, म्यूजियम्स है, देखने के लिए चीजें हैं, लेकिन पैसा नहीं है अभी। चाइना के पास कोविड है, चाइनीज टूरिस्ट के पास पैसा है। अभी आओ ना, अभी क्या करने वाले हैं? अगर नहीं चाइनीज टूरिस्ट भी आए तो वैसा ही कोविड फैल रहा है। यूएस में अभी BF7 सिर्फ 3.7-3.8% है। तो ये लोग होशियार है। हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बंद करके कोविड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, दरवाजे बंद करते हैं, छत खुला है, उधर से आ जाएगा, हम इकोनॉमी का बैंड बजा देते हैं। अभी सिर्फ एक ही चीज करनी है, इसे हम कोविड को, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकना
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मैं ओमिक्रॉन के टाइम से कह रहा हूँ, संभव ही नहीं है। तो सिर्फ जो लो रिस्क लोग हैं उनको अपनी जिंदगी चैन से जीने दो। कुछ पाबंदियों से, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये टेस्टिंग बिस्टिंग सब पागलपंती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हाई रिस्क लोग हैं उनको बचाओ, और उनको बचाने के लिए जो हाई रिस्क लोग हैं वो अस्पताल ना जाए, इसके लिए दवा है, वो भारत में अवेलेबल है, निर्मा ट्रेलवीर, लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। सिर्फ वो करो, पाकिस्तान भी वो कर सकता है। मुझे पता नहीं डॉक्टर बेग, निर्मा ट्रेलवीर पाकिस्तान में अवेलेबल है, पैक्सलोविन? डॉक्टर बेग, मेरा ख्याल है नहीं, अवेलेबल नहीं है अभी। हाँ, तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि बाकी करके कुछ मायना ही नहीं है। ओमिक्रॉन के जी हाँ। कुछ मायना ही नहीं है। सिर्फ हाई रिस्क लोगों को अस्पताल जाने का चांस 80% से कम हो सकता है निर्मा ट्रेलवीर देके। इंडिया में अप्रैल 22 2022 से सब परमिशन लेके जेनेरा फार्मा में बनाए, उसका प्राइस भी डिसाइड हुआ था। 5,200 रुपए का एक पैकेट आएगा 15 पिल का। मैं फोन उठा के रोज 10 फार्मेसिस्ट को फोन करता हूँ इंडिया में, कुछ सिटीज में तो नाम भी नहीं सुना है। ये एक ही दवा है जो 80% जो हाई रिस्क लोग हैं उनको अस्पताल जाने से बचा सकती है। अगर आपके पास ये दवा नहीं है, हॉस्पिटल, मैं इंडिया को भी कह रहा हूं, हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को रोकने के लिए, तो टेस्ट करके फायदा क्या है? ढूंढ निकाल के फायदा क्या है? ज्यादा टेस्टिंग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट टेस्टिंग होनी चाहिए, लेस इज मोर। जितनी कम करो उतनी ज्यादा आएगी। तो यानी कि कोरोना को आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसकी BF.7 की जो पूरी नए वेरिएंट की जो एक कह रहे हैं एक और लहर जो है आएगी, लेकिन डॉक्टर गोडसे ये एक नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार जैसी होगी, कम से कम सेहतमंद लोगों के लिए। सही समझी मैं? सेहतमंद लोगों के लिए होगी, और जो हाई रिस्क लोग हैं उनमें भी ओमिक्रॉन मामूली है, BF.7 मामूली है, लंग्स में जाता नहीं, इधर ही रुकता है। अस्पताल जाने का ओमिक्रॉन से हाई रिस्क लोगों में भी चांस बहुत कम है। 2 टीके लिए है तो और कम है, 3 टीके लिए तो और भी कम है, लेकिन वो तीसरा टीका अभी चलेगा नहीं जी। वो mRNA चल सकता है, दूसरा चलेगा नहीं। और अगर निर्मा ट्रेलवीर दिया, और एक नई दवा आ रही है जापान से, उसका नाम है एनसी ट्रेलवीर, वो नवंबर 22 को जापान ने अप्रूव की है। तो वो दवा तो निर्मा ट्रेलवीर से भी बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ 5 पिल खाने हैं उसके, और दिन में एक ही लेना है, और इंटरेक्शन भी नहीं है, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। बहुत अच्छी दवा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लहर वहर कुछ आने वाला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो ये जापान की दवा को परमिशन दे के रखो, निर्वा ट्रेलवीर का प्रोडक्शन करके रखो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों को न्यू ईयर मनाने दो। ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड के साथ हम क्यों तमीजी से साथ पेश आए? 3 साल कर रहे हैं, क्या हुआ? कोविड बदतमीजी कर रहा है। अभी समय आ गया है कि हम कोविड के साथ थोड़ी बदतमीजी करके दिखाए। मतलब यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी नहीं और कोई प्रिकॉशन नहीं, आप जितना कोविड उसके साथ एक सेकंड, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ओनली फॉर हाई रिस्क पीपल। ओके, हाई रिस्क पीपल मास्क डाले, उनके नजदीक मास्क डाले, ठीक है, उनको बचा के रखे। पूरा जो लो रिस्क पॉपुलेशन है, अभी इकोनॉमी का बैंड मत बजाओ। ठीक है। डॉक्टर बेग, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं बतौर डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर गोडसे के ओपिनियन से एग्री करेंगे? जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। 2 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी आइसोलेशन कर देनी चाहिए, और सेगमेंटेशन की जरूरत है सोसाइटी में। अभी मैं पढ़ रहा था कल कहीं कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे दोबारा स्क्रीनिंग की जो सर्विस स्टार्ट कर दी जाएंगी इस वेव से, के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन बात वही है कि आइडेंटिफाई हो भी जाएंगे तब भी क्या है, बात ये है कि आइसोलेट करना है। और जो यंग पॉपुलेशन है, जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, एक्टिव हैं, सब हैं, वो पहले भी कहाँ रुकते थे, और अब इस वेव में तो वैसे ही वो 2 टीके लगवा कर वैसे ही शेर बने हुए, तो वो उनको तो कोई रोकने वाला नहीं है, और उनको तकलीफ भी होने का चांस बहुत कम है। लेकिन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड ओल्ड एज पीपल, स्टीरॉइड जो लोग ले रहे हैं, या मल्टीपल बीमारियां जिनको हैं, इवन डायबिटिक्स, जो मेरी अपनी एंडोक्रिनोलॉजी की फील्ड में आते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वो चाहे 2-3 वैक्सीनेशन लें, ये एंटीवायरल टैबलेट्स लें, घर में रहें, व्हाटएवर दे शुड डू, दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और फिर ये कि वो कैरियर बन के दूसरों को ना फैलाएं।
तो लिहाजा लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि ये कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं आने वाली, ये कोई बहुत बड़ी वेव नहीं आने वाली जो हम जी, देख चुके हैं पहले। मैं ठीक है। समझता हूँ कि ये लो लेवल इन्फेक्टिविटी सोसाइटी में रहेगी। चलिए, जैसे ओमिक्रॉन था कि नुकसान नहीं पहुंचाया, फैला जरूर, हर घर में एक पेशेंट जरूर आ गया, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत कम था और वो भी सिर्फ हाई रिस्क पेशेंट्स में था। तो कहीं एक राहत की सबब ये है। डॉक्टर बेग और डॉक्टर गोडसे दोनों इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। डॉक्टर गोडसे, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि पिछली बार भी हमने एक पैटर्न देखा था, जब चीन में पीक था तब दुनिया में बाकी देशों में शांति थी और हम सब लोग कह रहे थे भाई ये चाइना में कुछ हो गया, चाइना में कुछ हो गया। लेकिन जब चीन में शांति हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा और यही डर हिंदुस्तान को भी सता रहा है, निश्चित तौर पे पाकिस्तान को भी सता रहा होगा कि अब चीन में केसेस कम आने शुरू हुए हैं तो क्या 30 दिन बाद, 40 दिन बाद ऐसी कई स्टोरीज आपने भी पढ़ी होंगी कि भारत में ये बम फूटने वाला है। सरासर गलत है। और क्यों बताता हूँ, जब पहली बार चीन में हुआ तो भारत में कोई नेचुरल इन्फेक्शन नहीं थे ना। अभी हालात ही अलग है। अभी नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुके हैं भारत में। पूरा इंडिया खास रहा था 1 साल पहले, सब इंडिया को ओमिक्रॉन हुआ था, लेकिन अस्पताल कोई नहीं गया था। वो अस्पताल के बेड बनाए थे ना, सब पूरा सेल्फी बिल्फी निकाल के वो बेड निकाले। वो बेड एक दूसरे से कह रहे थे मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बात करते हैं। पेशेंट ही नहीं है, बेड पेशेंट की राह देख रहे, किसको नहीं हुआ था। तो अभी इंडिया का इतना प्रोटेक्शन हो चुका है कि अभी चाइना में क्या हो इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को भी इतना पता नहीं मुझे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये 30-35 दिन का बाद का जो बात है वो अभी जायज नहीं है, क्योंकि अभी हम एकदम टोटल दूसरे लेवल पे है अभी। और भारत का जो वैक्सीनेशन है वो मेरे ख्याल से विश्व में सबसे अच्छा हुआ है। वो जो सीनियर लोगों का हुआ है, भारत का वैक्सीनेशन तो पूरे विश्व में सबसे अच्छा हुआ है। मैं आ, आलोचना भी करता हूँ कभी कभी सरकार के पॉलिसीज की, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत अच्छा किया है। मेरा भारत और पाकिस्तान के दोनों जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके एक ही विनती है कि अब तक पॉलिसी जो बना है ऐसी कुछ पॉलिसी बनाए कि कोविड को तकलीफ हो। अब तक के पॉलिसी से सिर्फ जनता को तकलीफ होती है। बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोविड के साथ बदतमीज हो जाओ, कोविड को तकलीफ दो। तो कोविड को तकलीफ अगर हम देना चाहें तो कैसे देंगे डॉक्टर साहब? कोविड को तकलीफ ऐसे दे कि वो उसके ऊपर देखे ही ना। मतलब देखो, अब सभी ने शोले देखा है, ठीक है। जब डेल्टा था वो गब्बर था। अभी वो गब्बर के पास ना घोड़ा है ना बंदूक है। वो होली में आता है, होली में आता है तो हम लोग डर जाते हैं, गब्बर आया गब्बर आया। अरे लेकिन ये गब्बर वो गब्बर नहीं है। वो गब्बर बसंती के साथ डांस करेगा, ठाकुर के पैर छुएगा, कहेगा पाए लागू ठाकुर, और चला जाएगा। तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हम होली मनाए ना रामगढ़। ये ओमिक्रॉन मामूली हो चुका है। अपनी जिंदगी जी लो, सिर्फ मरना नहीं इसका मतलब जिंदगी नहीं है। लोगों को जीने दो। अभी तो यानी अभी नए इंडिया साल में का कैसे जश्न मनाएं, हिंदुस्तान में शादियों का सीजन है तो बेहिचक शादियों में जाएं, पार्टी करें। देखो, अगर शादियों का सीजन है, शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है ना। वो केटरर होते हैं, बैंड वाले होते हैं, वो खाना लाने वाले होते हैं, साफ करने वाले होते हैं। 3 साल बाद वो कुछ पैसा कमा के आपके बच्चों को खिलाने वाले हैं। क्या वो नाउम्मीदी से नहीं मर सकते? क्या वो भूख से नहीं मर सकते? या सिर्फ कोविड से बचाना है और बाकी चीजों से मारना है? और अगर वो लो रिस्क है ना, हम उसे रोक सकते हैं। अगर वो आया तो रोकने के लिए कोई दवाई नहीं है, तो सिर्फ प्रिकॉशन लेके क्या फायदा है? तो मैं कह रहा हूँ, न्यू ईयर के जश्न मनाओ जो लो रिस्क है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो कह रहा है उसको फॉलो मत करो। गवर्नमेंट अगर गलत भी है तो फॉलो करो, नहीं तो अराजक मच जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है, और सिर्फ मानना नहीं है, पिछले 2 साल से मैंने क्या कहा है देखा। तीसरी लहर से जो कहा है वही कहा है, सही कहा है, वैसा ही हुआ है, वैसा का वैसे हुआ है। तो जो लो रिस्क लोग हैं उनमें मास्क डाल के ना कुछ ये जो मास्क की स्टडी है, कहाँ के स्टडीज है मास्क के पास? एक भी स्टडी है आपके पास? मास्क का जो स्टडी है, लास्ट स्टडी है फरवरी 2022 का, और वो भी सिर्फ N95 मास्क, और वो भी 24 घंटा पहना है। तो अगर 18 नौजवान है, साथ में काम करते हैं और आधा घंटा खाना खाने के लिए बैठते हैं, और BF7 का R वैल्यू अगर 18 है, तो खाना खाते समय एक दूसरे को देंगे ना। तो अगर देने वाले ही है तो पूरा दिन मास्क पहन के क्यों रखे? क्या खाना खाते समय स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले ले और कोविड को बोले अपना है? ये होने वाला नहीं जी। है।
उसे नहीं रोक सकते, जिंदगी चालू रखो। जिंदगी चालू रखो और कोविड के साथ हो जाओ बदतमीज। डॉक्टर गोडसे का ये ओपिनियन है। डॉक्टर बेग के क्लास क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी लेना चाहती थी, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आप हमसे जुड़ नहीं रहे हैं। डॉक्टर बेग, डॉक्टर गोडसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका और पाकिस्तान के दो मशहूर डॉक्टर्स ने आपको बताया कि कोविड से अब की बार सावधान तो रहना है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि ये कोविड अब कमजोर हो चुका है।